गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग। जल्दी से सभी को शेयर करके बुला दीजिए। तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर अपना सॉलिड स्टेट, जो कि बेटा उनकी तबीयत अभी थोड़ा ख़राब है, इस वजह से वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपकी स्टडी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जब वो आएंगे तो फिर आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग चले। तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? आज हम शुरू करने जा रहे हैं ठोस अवस्था, जो कि आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर है, ठीक है? तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर हम आपको इसके बारे में बताएं तो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही काल्पनिक है, इमेजिनरी है। अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। तो इसको समझने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है? बस बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़िएगा, बहुत ही मज़ेदार आएगा, ठीक है बेटा? हर बोर्ड के लिए है, जिस बोर्ड में भी देखो हर जगह तो अब एनसीईआरटी लगती है, तो जहाँ भी एनसीईआरटी लगती है वहाँ के लिए है। हिंदी माध्यम का कोई भी बोर्ड हो, इवन सीबीएसई हिंदी माध्यम के भी हो, तो सभी के लिए ये है बेटा, ठीक है? सभी के लिए है, ठीक? तो डोंट वरी, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्या ठोस अवस्था, जो कि एकदम बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर बहुत अच्छे लेवल तक इसको हम आपको स्टडी कराएंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि ठोस अवस्था की थोड़ी सी अगर हम जानकारी लें तो बेटा होता क्या है। तो हमारे आसपास जब हम डेली लाइफ में देखते हैं, दैनिक जीवन में देखते हैं, तो अधिकांश चीजें भाई हमारे आसपास तीन ही तरह के पदार्थ हैं, या तो ठोस है, या तो द्रव है, या तो गैस है। जैसे हम अभी ये मार्कर यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ठोस है। ये हम बोर्ड यूज कर रहे हैं, ये क्या हमारा? ठोस है। हम जिस चेयर पे बैठे होंगे, टेबल यूज कर रहे होंगे, बेड पे बैठे होंगे, जहां पर भी होंगे वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। अभी गर्मी है, पानी प्यास लगेगा तो क्या करोगे भाई? प्यास लगेगी, पानी पी लोगे, है ना? जूस आएगा, जूस पी लोगे, रसना होगा, रसना पी लोगे, रूअफ़ज़ा होगा, रूअफ़ज़ा पी लोगे, जो मन होगा भाई पियोगे। वो सब क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। और जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है क्या? सांस, है ना भाई? वायु जरूरी है। वायु कैसी होती है? गैस अवस्था में होती है। तो सामान्यतः हमारे आसपास की चीजें जो होती हैं वो किन अवस्थाओं में एग्जिस्ट करती हैं? ठोस, द्रव और गैस। और उनमें से अधिकांश चीजें जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो अधिकांश चीजें कैसी? ठोस अवस्था में। तो क्या सभी के सभी ठोस एक जैसे होते हैं? जैसे जिस चेयर पे तुम बैठे होगे उसकी प्रॉपर्टी देखो, और जिस पेन से तुम लिख रहे हो उसकी प्रॉपर्टी देखो, और अगर आप क्या है भाई लोहे का कोई सामान है आपका, उसकी प्रॉपर्टी देखो। बेटा है सभी ठोस, लेकिन सभी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। सभी के गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आप जिस बेड पर बैठते हो, जो गद्दा लगाए होगे, है ना, बेडशीट जो बेड जो लगाए होगे, वो फोम का है, वो भी ठोस के जैसा है, लेकिन क्या वो वास्तविकता में ठोस है? क्या उसके पास ठोस के सारे गुण हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? जो तखत है वो तो ठोस दिख रही है भाई, दब नहीं रही, कंप्रेसिबल नहीं है। लेकिन जो उसके ऊपर बेड बिछा हुआ है वो कैसा है भाई? कंप्रेसिबल है, दब रहा है, गुल गुल गुल, मजा आ रही बढ़िया उस पर सोने पे, है ना? तो दोनों की भाई, दोनों ठोस अवस्था में है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है। तो हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीजें भाई, सारी चीजें लगभग ठोस अवस्था में, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सभी ठोस एक जैसे नहीं है, सभी के गुण एक जैसे नहीं है, सभी के गुणों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो उन्हीं चीजों की स्टडी हम कहाँ पे करेंगे बेटा? इस चैप्टर में करेंगे कि कितने प्रकार के ठोस होते हैं, कौन कौन से ठोस होते हैं, कैसे उनके गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं, उन सारी चीजों की बातें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है इसकी। सबसे पहले हम बात करें अगर, तो बेटा जो हमारे ठोस हमारे आसपास की चीजें है ना, वो सभी की चीजें क्या है भाई? द्रव्य हैं। 11th में हमने आपको पढ़ाया है पहले ही कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें क्या होती हैं बेटा? द्रव्य होती हैं, ठीक है? कोई भी वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है? द्रव्य होता है। तो द्रव्य की हमारे पास कुल कितनी अवस्थाएं होती है बेटा? कुल हमारे पास द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, जो कि हमारे पास अभी द्रव्य की अवस्थाएं हैं। हाँ बेटा, सूखी आइस होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अभी उसकी भी बात करेंगे, डोंट वरी। तो द्रव्य की अवस्थाएं भाई 5 अवस्थाओं में मिलता है द्रव्य, और इन पांचों में से ये 3 जो अवस्थाएं ये हमारी कॉमन होती हैं भाई। हम डेली लाइफ में इनको क्या करते हैं? किसी न किसी रूप में यूज करते हैं। और ये जो 2 अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में अभी हम आज चर्चा करेंगे, थोड़ी सी इन पे भी पढ़ लेंगे कि ये होती क्या है, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे।
तो सबसे पहले इन्हीं तीनों का कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो ठोस, द्रव और गैस का क्या करते हैं बेटा, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं यहां से। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास ठोस, द्रव और गैस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए देखिए ये एक चार्ट है हमारे पास और इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस क्या होंगे भाई, अगर हम मान लें ये आपकी एक ठोस स्ट्रक्चर है तो ठोस में क्या होते हैं, जो सभी कण होते हैं वो सभी के सभी कण बेटा क्या होते हैं, एकदम पास पास एक दूसरे से बिल्कुल जुटे होते हैं। अगर हम इतना ही आयतन द्रव अवस्था के लें तो द्रव अवस्था में ये कण जो होंगे इनके बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, और गैस में जो होगा भाई ये कणों के बीच कोई आकर्षण होगा ही नहीं, बहुत दूर दूर होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं ठोस, द्रव और गैस की बात अगर हम करें तो सबसे पहले बात करें ठोस का आयतन, तो क्योंकि बेटा ठोस के कणों के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिस कारण इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, और इसकी जो आकृति होती है वो भी क्या होती है, निश्चित होती है। ठोस के कणों के मध्य लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, प्रबल होता है, इस वजह से इनका आयतन भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है। जबकि द्रव के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है, इस वजह से इनके आयतन तो निश्चित होते हैं, लेकिन क्योंकि आकर्षण बल कम होने के कारण यहाँ पे आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। भाई आकृति अनिश्चित होती है, और कैसी होती है भाई, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है वो उस बर्तन के आकार का ग्रहण कर लेते हैं, उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। और गैस में तो अंतराणविक आकर्षण होता ही नहीं, और जब अंतराणविक आकर्षण होता ही नहीं तो उनका ना तो आयतन निश्चित होगा, ये भी अनिश्चित, और इनका आकार भी क्या बेटा, अनिश्चित। ना तो इनका आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। फिर होता कितना है भाई, होता इतना है कि इनका जो आयतन होता है वो उस पात्र के बराबर होता है जिस पात्र में इन्हें रख दिया जाए। इतनी बड़ी बोतल में होंगे तो उस गैस का आयतन क्या होगा, उस बोतल के आयतन के बराबर। उसी बोतल को खोल दो, पूरी गैस बाहर निकल गई, इतना बड़ा रूम है, उस गैस का आयतन इस रूम के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गैस जिस पात्र में उपस्थित होती है उसका आयतन उस पात्र के आयतन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। चले इसके बाद जब बात करते हैं संपीड्यता की, तो बेटा जो ठोस होते हैं वो बिल्कुल संपीड्य नहीं होते। देखो ये दब रहे हैं क्या, नहीं, संपीड्यता इनमें नहीं है, तो नहीं पाई जाती, इनमें संपीड्यता नहीं होती है। और द्रवों की बात करें तो द्रवों की भी संपीड्यता लगभग नगण्य के बराबर होती है, जबकि जो आपके गैस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, संपीड्य होते हैं। गैस क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। विसरण दर, अगर हम विसरण दर कहें तो बहुत कम, मतलब बहुत कम, लगभग नगण्य के बराबर होती है, बहुत कम, लगभग नगण्य के बराबर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे चौक ले लें, जैसे बहुत कम कैसे होगी भाई, ये तो विसरित नहीं होगा ना, वैसे अगर इसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा लेकिन फैलेगा नहीं, है ना। अगर आपके पास लोहा है, लोहे को काटोगे कट जाएगा लेकिन फैलेगा नहीं। ठीक है, तो ये विसरण नहीं, विसरित नहीं होते, मतलब फैलते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम विसरण की बात करें किसी ठोस की, तो मान लो एक चौक ले लो और चौक को किसमें करो भाई, पानी में डुबो, तो जो चौक के कण जो होंगे वो उसमें से क्या पूरे पानी में विसरित होने लगेंगे, बहुत धीरे धीरे विसरित होने लगते हैं। तो विसरण दर बहुत ही कम होती है, हम कह सकते हैं नगण्य के बराबर। इसमें भी बहुत कम होती है भाई गैस, इनमें भी विसरण क्या होती है, कम पाई जाती है, और इनकी विसरण क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इनमें जो विसरण होता है वो क्या होता है बेटा, बहुत अधिक पाया जाता है। इनमें विसरण क्या होता है बेटा, बहुत अधिक पाया जाता है। और बात करें घनत्व की, तो बेटा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आपको पता है, देखो यहाँ पे हमने ठोस का भी इतना ही आयतन लिया है, हमने गैस द्रव का भी इतना ही आयतन लिया है, गैस का भी इतना ही आयतन लिया है। अगर हम ठोस, द्रव और गैस तीनों के समान आयतन ले लें तो समान आयतन में कणों की जो संख्या होगी वो भाई यहाँ बहुत ज्यादा है और यहाँ बहुत कम है। देखो आयतन तो समान हो गया भाई, आयतन हो गया कांस्टेंट, गायब कर दो। अब डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डब्ल्यू के, मतलब डब्ल्यू क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान जितना ज्यादा घनत्व उतना ज्यादा, क्योंकि ठोस के समान आयतन में कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, द्रव में कम होती है, गैस में सबसे कम होती है, तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होगा, हम कहते हैं सर्वाधिक होगा। क्या होगा, सर्वाधिक होगा। और इसका क्या होगा भाई, ठोस से कम, इसका क्या होगा, इसका होगा ठोस से कम, सॉरी कम, लेकिन गैस से ज्यादा।
और इसका बेटा हो जाएगा सबसे कम। फिर इनकी बात करें कणीय गति, तो कणीय गति बेटा जो कण होते हैं वो कितने प्रकार की गति कर सकते हैं, कई प्रकार की गति करते हैं। एक होती है स्थानांतरी गति, जैसे हम अपने स्थान से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं भी टहल सकते हैं, तुम्हारे पास तक आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी पढ़ाना इसलिए आएंगे नहीं तो कैमरे के उस पार आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इस प्रकार की गति को बोलते हैं स्थानांतरीय गति। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम गति कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरीय गति। तो ठोस के कण जो होते हैं स्थानांतरित गति नहीं कर सकते, सारे कण एक दूसरे से प्रबलता से बंधे होते हैं, तो सभी कण अपने स्थान पर ही उपस्थित रहेंगे, कोई कण अपना स्थान छोड़कर नहीं जाएगा, जिस कारण यहाँ पे भाई स्थानांतरीय गति नहीं होगी, इनके कण स्थानांतरीय गति नहीं कर सकते, स्थानांतरीय गति नहीं कर सकते। फिर करेंगे क्या, फील करो, अगर जहां टेबल में बैठे हो उस टेबल के एक कॉर्नर पे हाथ रखो, दूसरे कॉर्नर पे हिट करो, इस हाथ को वाइब्रेशन फील होगा, कंपन फील होगा। क्यों, आपने जिस पोर्शन पे हिट किया वहां के कणों में कंपन उत्पन्न हुआ, और उस कंपन ऊर्जा को क्या करते गए भाई, ट्रांसफर करते गए, तो वो कंपन गति करते हैं, या तो घूर्णन गति, अपने अक्ष पे घूर्णन करेंगे, तो या तो ये बेटा कंपन गति करेंगे और या फिर ये घूर्णन गति करेंगे। कौन सी गति नहीं करेंगे, वो है स्थानांतरित गति। इनके पास स्थानांतरित गति करने की क्षमता नहीं होती है, या तो ये घूर्णन करेंगे या तो ये कंपन करेंगे, बस दो ही चीजें हो सकती हैं। अब इनके बाद यहाँ पे अगर बात करें कड़ी गति में किसकी भाई, द्रव की, तो द्रव के कण सभी गति कर सकते हैं, स्थानांतरित भी कर सकते हैं और बेटा घूर्णन भी कर सकते हैं, कंपन भी कर सकते हैं, और इनकी तो पूछो ही मत। फुल्ला जैसे खुला गाय भैंस नहीं होती, शुद्ध भाषा में बोले खुला सांड जो होता है वैसे होते हैं, जहां जगह पाएंगे वहां गति करेंगे। तो सभी प्रकार की गति, इनको रोकने वाला कोई है ही नहीं, रोक सको तो रोक लो, कहता है रोक सको तो रोक लो, मैं तो चलूंगा। तो हर प्रकार की गति इनमें होती है, बहुत ही आराम से, ठीक है। चलिए बेटा, सबसे पहली चीज तो अगर आपको बहुत अच्छी नोट चाहिए तो अपने हाथ से बनाइए, क्योंकि अपनी बनाई हुई नोट सबसे अच्छी होती है। अपनी बनाई हुई नोट्स की किसी और नोट्स से तुलना की ही नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी अगर आपके हाथों को कष्ट होता है लिखने में, आपको समस्या होती है हाथ से पेन पकड़ के चलाने में, ठीक है, कॉपी में पेज भरने में भी आपको बहुत ही तकलीफ होती है, तो इसका बहुत ही सीधा सा समाधान है। आप ऐप पर जाइए, वहां पे आपको नोट्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ठीक है। टीओसी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं अपने हाथों को, तो एक बार लिखने की कोशिश जरूर करें। क्लासरूम में जो पॉइंट बताए जाएंगे वो आपकी नोट्स में रहेगा, जो यहाँ पे लिखाया जाएगा वो आपकी नोट्स में रहेगा, ठीक है। तो दूसरे की नोट्स में वो छोटे छोटे पॉइंट आपको मिस मिलेंगे, जो कि यहाँ क्लास में भाई हम बोल तो गए, वो कहीं लिखा नहीं है। अब आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उस पॉइंट को नोट करो, नहीं तो वो तो नोट्स में नहीं मिलने वाली ना। तो अगर बहुत अच्छी नोट्स चाहिए तो आप क्या करो, अपने हाथों से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो और आनंद लो, नहीं तो टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाओ, नोट्स का आनंद उठाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई इनकी बात। अब हमारे पास एक और पदार्थ की हमने अवस्था आपको बताई थी, प्लाज्मा। क्या बताई थी, प्लाज्मा। क्या बताई थी बेटा, प्लाज्मा। देखो यहाँ पे कौन सी अवस्था, प्लाज्मा। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बेटा, इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें करते हैं। आओ देखते हैं, आओ बातें करें, है ना, मन की बात आपके साथ। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होती है, पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था। ये क्या होती है बेटा, पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था। किसी पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। दूसरी चीज, ये पाई कहां जाती है, तो ये बेटा पाई जाती है स्थूल निकायों में। स्थूल निकाय बोले तो जैसे सूरज है, चंदा है, चंदा माने चंदा ठंडा होता है ना, जैसे सन हो गया, सूर्य हो गया, जैसे कुछ ग्रह जो गर्म ग्रह होंगे, है ना, प्लैनेट्स वगैरह है जो गर्म, जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, वहां पे ये अवस्था आपको देखने को मिलती है। और बात करते हैं, थोड़ा सा और आनंद की अनुभूति होगी। अब बात ये कर लो भाई, प्लाज्मा के बारे में जान गए ना, पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है स्थूल निकायों में। स्थूल निकाय मतलब जहां जैसे सूर्य हो गया, आपके ग्रह हो गए, जहां पे ताप बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ये सामान्यता मिलती है। लेकिन ये होती क्या है, चलो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मान लो ये है सूरज चाचा। कौन है, सूरज। सूरज, चंदा को मामा, सूरज को चाचा। अच्छा ठीक, कह लो जो कहना है। ये सूरज है,
अब ये किससे बना है, सभी को पता, हाइड्रोजन गैस। भाई यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन ये जो सूरज है इतना गर्म है, इतना गर्म है कि भाई हाइड्रोजन गैस वहां सरवाइव कर ही नहीं सकती, टूट जाएगी। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। देखो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, ताप बहुत अधिक है। ताप बहुत अधिक होने के कारण ये परमाणुक अवस्था में रहेगा। लेकिन अभी जब ये परमाणुक अवस्था में टूट गया, क्योंकि भाई बंद ऊर्जा इसकी इतनी ज्यादा नहीं कि उस टेम्परेचर को सहन करे, तो बंद टूट गए, परमाणुक रूप में आ गए। और जब परमाणु रूप में आ गए, अभी भी टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इस अवस्था में भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहां से भी भाई ये क्या कर सकता, हाइड्रोजन के पास एक परमाणु होता है बेचारे के पास, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को भी ये त्याग देगा और H+ आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो आपको अवस्था दिख रही है, इसी को बोलेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा एक प्रकार की गैस, प्लाज्मा कुछ नहीं है, प्लाज्मा एक गैसीय अवस्था है। प्लाज्मा इज नथिंग जस्ट अ गैसियस स्टेट। प्लाज्मा एक गैसीय अवस्था है, जहां पर गैसीय अवस्था है, जहां पर जो गैसीय कण होते हैं वो बेटा गैसीय कण आयनों के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये होती है प्लाज्मा। बात क्लियर है, बोलो, पाए जाते हैं, क्लियर है। तो प्लाज्मा एक प्रकार की गैसीय अवस्था होती है, जहां पर जो आपके गैसीय कण होते हैं वो देखो यहाँ पे किस रूप में है, आयन के रूप में पाए जाते हैं। यही हमारी है प्लाज्मा। फिर से एक बार समझेंगे, जो सूरज है वहां पे टेम्परेचर, भाई सन पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस भाई उस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकती, वो क्या हो जाएगी, परमाणुक रूप में टूट जाएगी। और जब परमाणुक रूप में टूट जाएगी, अभी भी टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, ये भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये और आयनिक रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, कहेगा तुम भी जाओ बेटा, तुमको भी हम नहीं रख सकते। अब ये H+ और इलेक्ट्रॉन के रूप में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। यही हमारी क्या है बेटा, प्लाज्मा है, ठीक है। तो प्लाज्मा एक गैसीय अवस्था है, जहां पर गैसीय कण किस रूप में होते हैं, आयन के रूप में होते हैं। डेली लाइफ में हम बात करें कहां मिलता है, जो पीला वाला बल्ब आता है, जो आपके जिसमें नियॉन गैस वगैरह भरी होती है, जिन्हें हम नियॉन साइन बल्ब्स कहते हैं, जो 100 वाट के भी आते हैं, तो उनमें होता क्या है बेटा, उनमें नियॉन गैस भरी होती है। जैसे आप उनको क्या करते हो, जलाते हो, टेम्परेचर उसमें इतना ज्यादा हो जाता है, फिलामेंट के कारण भाई टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये जो गैस होती है, ये गैस वहां पे परमाणुक रूप में रह ही नहीं पाती, वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आयनिक रूप में कन्वर्ट हो जाती है, आयन में कन्वर्ट हो जाती है। और उस बल्ब के अंदर भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। क्यों, प्लाज्मा अवस्था क्या है, जहां पे गैसीय कण किस रूप में हो, आयन के रूप में होते हैं, वही प्लाज्मा है। तो नियॉन साइन बल्ब में भी क्या होता है बेटा, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, ठीक है बेटा। लास्ट के 3 दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। अब दोबारा मैसेज मत करना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता, बार बार एक ही कमेंट, ठीक। शिवम रावत बेटा, लास्ट के 3 दिन रहेगी बस, ठीक है, पता चल गया। चलो ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहां पे प्लाज्मा भी आप समझ गए। अब एक और चीज बचती है बेटा, बोस आइंस्टीन। क्या बचती है, बोस आइंस्टीन। चलिए उसकी भी बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। और रफ करने के लिए यहाँ पे हथियार है, ये रफ हो गया। अब इसके बाद कौन सी आएगी, बोस आइंस्टीन। इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानकारी उपलब्ध नहीं है भाई, कहीं नहीं उपलब्ध है, हमारे पास नहीं। अब जब आप जाओगे कहाँ पे, जब आप रिसर्च जाओगे तो वहां पे फिर आपको एक स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री मिलती है, वहां पे फिर आपको इसके बारे में एक बोस आइंस्टीन फॉर्मियोनिक ये सब कंडेंसेट स्टेट्स मिलेंगी, वहां पे आपको बताया जाएगा इनके बारे में। लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी हम बताते हैं। ये ठोस कौन लिखा है, बोस है बेटा, बोस आइंस्टीन। क्या है, बोस आइंस्टीन संगणित अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ये क्या होती है, प्लाज्मा की जस्ट अपोजिट। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा सबसे गर्म अवस्था होती है। और यह क्या होती है, यह पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। यह पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। यह पदार्थ की क्या होती है बेटा, सबसे ठंडी अवस्था होती है। अब इसको कैसे प्राप्त किया गया था भाई, इंडियन साइंटिस्ट थे और अल्बर्ट आइंस्टीन, आप तो जानते ही हो।
है ना। दोनों ने क्या किया था भाई, दोनों ने पदार्थ लिए, कुछ ऐसे पदार्थ ज्ञात किए, इन्होंने देखा कि किसी भी पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना मिनिमम जा सकता है। तो मिनिमम टेम्परेचर गया -270 केल्विन तक। तो इन्होंने क्या कहा भाई कि जो कण इस टेम्परेचर को गेन करेंगे उन कणों को हम बोलेंगे बोसॉन्स। क्या बोलेंगे? बोसॉन्स। और वो अवस्था जो उस न्यूनतम ताप पर पाई जाएगी वो अवस्था कहलाती बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। इन्होंने कणों के संघनन के द्वारा पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था को प्राप्त किया। इन्होंने कणों के संघनन के द्वारा पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था को प्राप्त किया और इस अवस्था को ही नाम दिया बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। और जो पार्टिकल, जो कण इस अवस्था में पाए जाते हैं उन कणों को कहा जाता है बेटा बोसॉन्स। क्या कहा जाता है? बोसॉन्स। ठीक है। तो बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है। इसमें जो कण पाए जाते हैं उन कणों को हम क्या बोलते हैं? बोसॉन्स कहते हैं। ये बात हो गई इसकी भी खत्म। चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा, सारी चीजें कराई जाएंगी बेटा, क्यों परेशान हो, हर चीज कराई जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बोस आइंस्टीन। अब थोड़ा ठोस के बारे में जानकारी लेते हैं कि जो हम ठोस पढ़ने जा रहे हैं उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो ठोस होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। और ठोस के अवयवी कण कौन हो सकते हैं बेटा? उनके अवयवी कण या तो अणु होंगे, या तो परमाणु होंगे, या तो आयन होंगे। मतलब ठोस या तो अणु, परमाणु और आयनों से मिलकर बन सकता है। और ये कण जो होते हैं वो अणु हो, परमाणु हो, आयन, ये एक दूसरे से टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। इनको देखो क्या है, अच्छे से दबाकर पैक किए गए होते हैं। अर्थात इनके कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक। हम एकदम पास पास रहते हैं, एकदम पास पास कणों के बीच भाई बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एकदम एक दूसरे से चिपके रहते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण भाई देखो इनकी जो कणों की स्थिति है वो स्थिर बनी रहती है, जिससे इनका आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके अवयवी कणों के बीच जो मध्य स्थान होता है वो बहुत कम होता है। मध्य स्थान कम होने के कारण, मध्य रिक्त स्थान कम होने के कारण सभी परमाणु अपने स्थान पर क्या होते हैं बेटा? स्थिर रहते हैं। और अपने स्थान पर स्थिर रहने के कारण ही बेटा क्या होता है? उनके बीच जो रिक्त स्थान कम, तो ठोस का आयतन और आकार क्या हो जाता है? निश्चित। क्योंकि हर कण अपने स्थान पर स्थिर है, कोई कण अपने स्थान छोड़कर नहीं जा रहा, आयतन भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है। ठोस जो होता है, और इसी गुण के कारण, क्योंकि भाई एक दूसरे से एकदम टाइटली पैक है, उनके बीच जगह है ही नहीं, तो यह असंपीड होते हैं। अब इनके बीच जगह ही नहीं तो आप दबाओगे तो कण दबेंगे कैसे भाई? कणों के बीच में जगह है ही नहीं। अब आप चाहे उस पर जितना बल लगाओ, चाहे जितना दाब लगाओ, अब वो कणों के बीच जगह ही नहीं तो कण दबेंगे नहीं, खिसकेंगे नहीं। इस वजह से क्या होते हैं? असंपीड। और असंपीड होने के कारण भाई ये कठोर होते हैं। ठीक है। इसके बाद इनका घनत्व तो गैस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, अभी आपने पढ़ा था। इनका गलनांक भी प्रायः क्या? अधिक और तीव्र होता है। अधिक तो आप जानते हो बेटा, अधिक का मतलब क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन तीव्र का मतलब क्या होता है? तीव्र का मतलब होता है एक निश्चित बिंदु। हमने कहा कि बेटा तुमको 500 डिग्री पर ही पिघलना है, इससे पहले ये नहीं पिघलेगा, उसके पहले सख्त बना रहेगा, एकदम सख्त। मतलब कि जैसे हमने कहा एक पदार्थ एक्स है, एक्स का गलनांक 500 डिग्री सेल्सियस है, जैसे 499 तक एकदम सख्त रहेगा, जैसे 500 पहुंचेगा तुरंत मेल्ट हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। मतलब कि उस 500 के पहले थोड़ा सा भी इसमें सॉफ्टनेस में नहीं आएगी। 400 पहुंचा, 420 पहुंचा, 450 पहुंचा, 470 पहुंचा, कोई मुलायम नहीं हो, कुछ मुलायम नहीं होगा इसमें भाई, सॉफ्टनेस नहीं पाई जाएगी, ये कठोर ही रहेगा। जैसे 500 पहुंचेगा तुरंत द्रव में बदल जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं तीव्र, जो एक निश्चित बिंदु पर होता है। और माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन या कंपन करते हैं। मतलब ये अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, अपनी स्थिति के सापेक्ष या तो दोलन करेंगे या तो कंपन करेंगे, दो चीजें। ठीक है। या तो घूर्णन करेंगे। चलो ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ठोस का इंट्रोडक्शन। अब ठोसों को हम क्या करते हैं बेटा? वर्गीकृत करते हैं। सारे स्क्रीनशॉट लेते चलना, नोट्स बनाते चलना, कोई हाँ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल लीजिए। ठीक है, हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं। तो ठोस के गुण के बाद हम बात करेंगे ठोसों का वर्गीकरण। तो भाई ये जो परमाणुओं की या कणों की व्यवस्था है, कणों की व्यवस्था के आधार पे, कणों की व्यवस्था के आधार पर जो आपके ठोस होते हैं, पर ठोसों को भाई ठोस को दो वर्गों में या दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है।
कौन कौन से हैं वो भाई? पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। तो कणों की व्यवस्था के आधार पे जो हमारे ठोस हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, एक जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस हो चाहे अक्रिस्टलीय ठोस हो, वो सभी क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। चलो पहले बात करते हैं क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं भाई? कोई भी ठोस जो होगा वो चाहे क्रिस्टलीय हो चाहे अक्रिस्टलीय हो, तो छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं। तो क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल एक निश्चित ज्यामिति वाली संरचना होती है। निश्चित ज्यामिति वाली क्या होती है बेटा? संरचना होती है जिनके अंतःखंडों या खंडों और अंतःकोणों का मान क्या होता है? निश्चित होता है। जिनके अंतःखंडों और अंतःकोणों का मान निश्चित होता है। जैसे हम आपको एक जनरल एग्जांपल आपको बात करें एक निश्चित संरचना की, जैसे हमने कहा एक क्रिस्टल वर्गाकार है, तो वर्ग का मतलब क्या होगा भाई? वर्ग का मतलब क्या होगा? वर्ग का मतलब होगा कि उसकी सारी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। चारों भुजाएं बराबर होंगी और उसके जो चारों कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अब ये क्रिस्टल का भाई एकदम है, अंतःखंड सारे बराबर और अंतःकोण सारे 90 डिग्री के, तो एकदम निश्चित हो गया। अब इसका आकार कितना भी बड़ा हो जाए, क्रिस्टल की संरचना या क्रिस्टल की जो ज्यामिति होती है वो आकार पर निर्भर नहीं होती भाई। वर्ग चाहे इतना बड़ा हो, चाहे वर्ग इतना बड़ा हो, चाहे वर्ग को हम पूरे बोर्ड के बराबर बना दें, क्या इसकी ज्यामिति परिवर्तित होगी भाई? सभी भुजाएं एक समान होंगी, सभी कोण 90 डिग्री होंगे। तो क्रिस्टल क्या होती है? क्रिस्टल निश्चित ज्यामिति वाली संरचनाएं होती है, बस इतनी चीज। तो क्रिस्टलीय ठोस भी क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है, अक्रिस्टलीय ठोस भी क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। अंतर क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था क्या होती है? बिल्कुल निश्चित। उनकी व्यवस्था क्या होती है? निश्चित होती है, जिस कारण सभी उनके जो ज्यामिति और आकार होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा? निश्चित होते हैं। जिस कारण उनके ज्यामिति और आकार भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या हो जाता है? अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो अनिश्चित हो जाती है। अनिश्चित व्यवस्था के कारण वहां पे ज्यामिति और आकार क्या हो जाते हैं बेटा? अनिश्चित हो जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं इनके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। हमने दो बातें कही, जिनके कणों के बीच व्यवस्था निश्चित होगी, कणों की व्यवस्था निश्चित होगी, ज्यामिति आकार निश्चित होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। जिनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होगी, ज्यामिति आकार निश्चित नहीं होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों को समझने के लिए बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इनका तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही जरूरी होता है। जब हम ठोसों को पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, तो इनका तुलनात्मक अध्ययन करना क्या होता है बेटा? बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घ परासीय व्यवस्था का हम सिंपल सा मतलब बोलें, हम कहेंगे निश्चित व्यवस्था। क्या पाई जाएगी? निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, उन्हीं को हम बोलते हैं दीर्घ परासीय व्यवस्था। समझो, एग्जांपल समझो, ऐसे समझो। मान लो किसी भाई अभी हमने कहा कि ये छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बने होते हैं। मान लो इसका जो क्रिस्टल था उसका आकार वर्गाकार। एक एग्जांपल ले लेते हैं 2D में, ठीक है। जो ये हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस था उसका जो एक क्रिस्टल है उसका आकार कैसा है? वर्गाकार है। अब इसमें होगा क्या भाई? यही सेम संरचना पूरे क्रिस्टल में पाई जाएगी। इसमें जितने भी क्रिस्टल पाए जाएंगे वो समान प्रकार के सभी वर्गाकार ही पाए जाएंगे और यही संरचना बड़ी लंबी दूरी तक चलती रहेगी। दीर्घ परासीय व्यवस्था का मतलब है एक ही प्रकार की व्यवस्था बार बार रिपीट हो। एक ही प्रकार की जो संरचना है, एक ही प्रकार का जो पैटर्न है वो बार बार क्या होता है? दोहराता रहे। तो पूरे ठोस में एक ही प्रकार की व्यवस्था पाई जाएगी, एक ही प्रकार की क्या होगी? कण पाए जाएंगे और उनकी निश्चित व्यवस्था होती है। और इसी कारण बेटा इनके ज्यामिति और आकार भी क्या हो जाते हैं? निश्चित हो जाते हैं। इसी कारण इनके ज्यामिति और आकार भी क्या होते हैं? निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, फिर से बात करते हैं। हमने क्या कहा? दीर्घ परासीय व्यवस्था का मतलब निश्चित व्यवस्था। जैसे एक क्रिस्टल इसका वर्गाकार है तो इसमें पूरे के पूरे क्रिस्टल वर्गाकार ही होंगे। मतलब एक दीर्घ परासीय व्यवस्था, लंबी दूरी तक चलने वाली व्यवस्था, पूरे क्रिस्टल में समान प्रकार की व्यवस्था रहेगी। यह हम बात करें निश्चित व्यवस्था को और आप समझ सकते हो बेहतरीन तरीके से। जैसे सपोज करो हमने एक आयनिक क्रिस्टल लिया, आयनिक क्रिस्टल में एक धन आयन, एक ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक निश्चित व्यवस्था आपको दिख रही है। निश्चित व्यवस्था का मतलब क्या है? एक धन आवेशित आयन आ रहा तो एक ऋण आवेशित आ रहा, एक धन आवेशित आ रहा तो एक ऋण आवेशित आ रहा, इस तरह से। तो
तो यहाँ पे कणों की जो है वो निश्चित व्यवस्था है कि हमको एकदम पता है एक धन के बाद एक ऋण आएगा, एक धन के बाद एक ऋण आएगा, एक धन के बाद एक ऋण आएगा। यह दीर्घ परासी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था पूरे क्रिस्टल में पाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोसों की तो इनमें पाई जाती लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो परिवर्तित हो जाए। मान लो इसमें जो क्रिस्टल थे, क्रिस्टलों का आकार कुछ ऐसा था, इसमें जो क्रिस्टल थे, क्रिस्टल ऐसे थे, शुरू में इसमें थोड़ी दूर कुछ ऐसा चला स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी संरचना चली। एक एग्जांपल हम आपको नॉर्मली समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्रिस्टल ऐसे चले थोड़ी दूर तक और थोड़ी दूर जाने के बाद क्रिस्टलों की जो व्यवस्था है वो बदल गई। क्रिस्टल कुछ ऐसे व्यवस्थित हो गए, क्रिस्टलों की व्यवस्था क्या हो गई, बदल गई, वो ऐसे व्यवस्थित हो गए, उनकी व्यवस्था क्या हो गई, ऐसे हो गई। और थोड़ी दूर चलने के बाद बेटा फिर से क्या हो गया, थोड़ी दूर जाने के बाद यहां तक आने के बाद फिर से यहां से क्या हो गई, व्यवस्था चेंज हो गई, फिर से यहां से व्यवस्था चेंज हो गई, फिर से क्रिस्टल जो है वो अलग तरीके से व्यवस्थित हो गए, अलग प्रकार के क्रिस्टल उपस्थित हो गए। ये तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी दूर एक पैटर्न चला, फिर पैटर्न चेंज, फिर पैटर्न चेंज। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर व्यवस्था जो है वो चेंज होती रहती है, मतलब कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। लघु परासी व्यवस्था को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अनिश्चित व्यवस्था। क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित व्यवस्था। तो इसमें कणों की अनिश्चित व्यवस्था पाई जाती है, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, कुछ भी बना लो जो तुम्हारा मन हो, माइनस माइनस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ना दिखे तो बगल में कुर्सी लगा के देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई कण निश्चित है ही नहीं कि किसके बाद कौन आएगा। एक धनायन आया, ऋणायन आया, धनायन आया, ऋणायन आया, धनायन आया, एक दो तीन ऋणायन आ गए, एक धनायन है फिर ऋणायन है, दो धनायन आ गए, एक ऋणायन है, एक धनायन है, एक ऋणायन है, एक धनायन है, ऋणायन है, धनायन, दो ऋणायन आ गए, एक ऋणायन है, तीन धनायन आ गए, एक चार धनायन आ गए। मतलब कि यहाँ पे कोई निश्चित व्यवस्था है ही नहीं भाई, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो ही नहीं रहा। थोड़ी दूर क्या चला, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर थोड़ी दूर तीन माइनस एक प्लस एक माइनस, फिर चेंज हो गया, दो प्लस एक माइनस प्लस माइनस, फिर चेंज हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर चेंज हो गया, माइनस प्लस 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 प्लस। थोड़ी थोड़ी दूर पर यह व्यवस्था क्या हो रही, चेंज हो रही, जिसको ही बोलते हैं लघु परासी व्यवस्था। तो ऐसी व्यवस्था जो थोड़ी थोड़ी दूर पर परिवर्तित होते रहे, दैट इज कॉल्ड लघु परासी व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, जहां पे अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम को क्या करते हैं, पालन करते हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्थित क्रम का पालन नहीं होता है, अनिश्चित व्यवस्था पाई जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है बेटा सभी को। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मारो तुरंत, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे भाई हमें पता है कि सारे के सारे जो क्रिस्टल हैं वो वर्गाकार हैं, मतलब जो पूरा का पूरा ठोस है वो वर्गाकार क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ है, तो भाई जो क्रिस्टल का आकार होगा वो भी तो वर्गाकार हो जाएगा ना भाई। वर्ग को मिलाओगे तो वर्ग ही तो बनेंगे, वर्गाकार भाई सारे के सारे हैं, तो मतलब वहां पे जो सारी भुजाएं होंगी निश्चित आकार भाई, उनकी भुजाएं की लंबाई समान होगी, हर कोण 90 डिग्री का होगा। मतलब कि अगर एक ही प्रकार की व्यवस्था है तो उससे उसकी ज्यामिति और आकार भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा भाई। क्रिस्टल की या ठोस की ज्यामिति और आकार भी क्या हो जाएगा, निश्चित। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दूर वर्गाकार चला, थोड़ी दूर बदल गया, थोड़ी दूर पे त्रिभुज आ गया, थोड़ी थोड़ी दूर पे व्यवस्था चेंज हो रही। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल होता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसा एंगल है, कैसी भुजाओं का रिलेशन है। मतलब कोई ना तो निश्चित ज्यामिति होगी ना तो निश्चित आकार होगी। ठीक है, तो दीर्घ परासी व्यवस्था के कारण ज्यामिति और आकार निश्चित हो जाएंगे, लघु परासी व्यवस्था के कारण न तो ज्यामिति निश्चित होती है ना तो आकार निश्चित होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं फिर ये आपके पास देखो क्या कह रहा है। अरे वही आ गया क्या, चलो बेटा ये दोबारा नहीं आते। हाँ, इन लोग को बार बार आने का मन करता रहता है, कहते हैं अजय सर से मिलके आते हैं। क्या बताएं, सबसे पहला इनकी ज्यामिति व आकार निश्चित होते हैं, अभी हमने बताया, क्योंकि भाई निश्चित व्यवस्था होती है इसलिए ज्यामिति आकार निश्चित होंगे। इनमें अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होते, क्यों, ना तो ज्यामिति कोई निश्चित व्यवस्था होती नहीं, इसलिए ना तो ज्यामिति निश्चित होगी ना तो आकार निश्चित होंगे। अब इसका मतलब समझो, ये वाला पॉइंट बहुत ही मजेदार। क्या कहता है, कहता है इनके गलनांक तीव्र बिंदु होते हैं और इनके गलनांक ताप परिसर में होते हैं।
इनके गलनांक तीव्र बिंदु होते हैं, इनके गलनांक ताप परिसर में होते हैं। तीव्र का मतलब अभी अभी हमने आपको बताया, मान लो हमने कहा कि एक तत्व है, कोई मान लो एक तत्व है, इसका गलनांक है 800 डिग्री सेल्सियस, मान लो 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तत्व है अगर ये क्रिस्टलीय होगा, कैसा होगा, क्रिस्टलीय, तो इसमें होगा क्या, इसको गर्म करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। मान लो जब ये 700 डिग्री पहुंचा तो तब भी इसकी जो कठोरता होगी वो जब ये 0 डिग्री पर था उसी कठोरता के बराबर होगी। 0 डिग्री पर इसकी हार्डनेस जितनी ज्यादा थी, कठोरता लगभग उतनी ही कठोरता 700 पे ही होगी, लगभग उतनी ही कठोरता 750 पे भी होगी, लगभग उतनी ही कठोरता 790 पे भी होगी। मतलब ये तब तक ठोस अवस्था में रहेगा जब तक इस बिंदु पर पहुंच नहीं जाएगा, इसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं आएगी कि मुलायम हो जाएगा। अभी आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आएगी, आपको एग्जांपल हम देते हैं। तो ये भाई 790 तक भी ठोस अवस्था में रहेगा, जब 800 पहुंचेगा तो इस पर तुरंत ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा, तब आनाकानी नहीं करेगा। 800 पे पहुंचते ही पूरा एक बार में द्रव अवस्था में कन्वर्ट, ठीक है। लेकिन इसका ताप परिसर का मतलब क्या होता है, जैसे आप प्लास्टिक को देखो, जब आप प्लास्टिक को गर्माते हो तो पहले वो लहराती है, थोड़ा क्या करती, बल खाती है। कैसे भाई, गर्म करोगे तो पहले वो क्या, मुलायम होगी, सिकुड़ती है और उसके बाद फिर वो पिघलती है। प्लास्टिक को गर्म करोगे, अभी इसको हम गर्म करें, मान लो प्लास्टिक है, इसको गर्म करेंगे तो अचानक से भाई किसी पॉइंट पे जाके पिघलेगी नहीं, पहले ये धीरे 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 सॉफ्ट होगी, मुड़ती ढीली होगी, और ढीली होने के बाद एक टेम्परेचर पे जाने के बाद पिघलेगी। मान लो हम इसको 40 डिग्री तक या हम इसको 50 डिग्री तक गर्म करते हैं, तो 50 डिग्री तक गर्म करने पर ये क्या होगी, मुलायम होना स्टार्ट होगी, कहेगी मैं तो अभी मुलायम होंगी। और मुलायम होते होते जब इसको 70 डिग्री तक गर्म कर दोगे तब ये जाके क्या होगी, पिघलना स्टार्ट होगी। मतलब इसका जो गलनांक है वो देखो कहां से, 50 से 70 के बीच, 50 से मुलायम होना शुरू हुआ 70 पे जाके पिघला। यहां क्या था, यहीं पे सारा काम होगा, मुलायम भी यहीं पे होगा, पिघले भी यहीं पे। इसके पहले इसकी मजाल है कि ये हिल भी जाए, एकदम सख्त बना रहेगा, क्या है, सख्त लौंडा ये एकदम, ठीक है। और ये वाला जो होगा सख्त नहीं रहेगा, पिघल जाएगा, थोड़ा सा इशारा पाते ही पिघल गया। 50 डिग्री पे ही शुरू हो गया मुलायम होना, पिघलता गया 70 पे जाके एकदम गीला पिघल गया, ठीक है। उसी में एकदम क्या बताएं, जाने दो, कोई बात नहीं। तो ताप परिसर और तीव्र बिंदु का मतलब समझ गए होगे, जहां पर एक एकदम फिक्स पॉइंट पे जाने के बाद ही पिघलेगा, वो क्या होगा आपका, वो होगा तीव्र बिंदु। और जहां पे पहले मुलायम होंगी और उसके बाद पिघलेंगी, वो होता है बेटा आपका क्या, वो आपका होता है ताप परिसर में। चलो एक दो कमेंट पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बात करते हैं, इनके गलनांक तीव्र होते हैं और इनके गलनांक ताप परिसर में होते हैं, इनका मतलब आपने समझ लिया होगा। अब इसकी बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, इनकी ऊष्मीय चालकता, इनकी विद्युत चालकता, इनकी कठोरता, इनका अपवर्तनांक, ये सब कैसे होते हैं बेटा, ये सब आपके सभी दिशाओं में अलग अलग होते हैं। जबकि यहाँ पे देखो क्या होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, मतलब इनके जो ऊष्मीय चालकता होगी, विद्युत चालकता होगी, कठोरता होगी, अपवर्तनांक होंगे, वो सभी दिशाओं में समान होते हैं। विषम दैशिक का मतलब होता है अलग दिशाओं में अलग गुण, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण मिलेंगे। और समदैशिक का मतलब होता है बेटा सभी दिशाओं में एक समान रूप से, समदैशिक का मतलब होता है सभी दिशाओं में समान होंगे, विषम दैशिक का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होंगे। अब इसको हम आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाते हैं, ऐसा होता क्यों है, और पहले हम इसको आपको एक एग्जांपल समझाते हैं ऐसा क्यों होता है कि भाई जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस है वो समदैशिक है, कैसा है, समदैशिक। और जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो कैसा है बेटा, वो है विषम दैशिक। अरे उल्टा उल्टा उल्टा, अरे ये विषम दैशिक, वही तो तुम भी लोग नहीं बताते हो, गधे हो गए एकदम से। ये समदैशिक, ऐसा क्यों, चलो इसकी बात करते हैं। ऐसा हम आपको एक बहुत साधारण से एग्जांपल समझाते हैं, आपको चीजें कहानी एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। देखो कैसे होता है, देखो कैसे होता है वो देखिएगा। सबसे सिंपल सी बात, मान लो आपको हमने भेजा एक निमंत्रण में, कहा भेजा, निमंत्रण में।
अब जब हम निमंत्रण में आपको भेजेंगे, अब वो निमंत्रण किसी वीआईपी आदमी की थी जहां पे एकदम निश्चित व्यवस्था है, जिसको कार्ड दिया गया है वही आएगा, ठीक है, जिसकी दावत है वही आएगा, कार्ड लेके आओगे एकदम। अब वहां पे जैसे हम गेस्ट हाउस में पहुंचे, होटल में पहुंचे, ऐसे ही हमारा गेस्ट हाउस था। अब इस कॉर्नर पे क्या लगा था बेटा, इस कॉर्नर पे था नाश्ता, मतलब चाट, फुल्की, चाउमीन, डोसा, बर्गर, जो है इस कॉर्नर पे लगा था। जो मीठा होता है ना, मीठा मतलब रसगुल्ला, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, जो हो सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका था खाना, खाने में भी जो स्वादिष्ट आइटम। लॉकडाउन फिर से लग रहा है, मिलेगा नहीं दावत, और परेशान ना हो, यही देख देख के संतुष्टि करो। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और भाई, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई है ना, उस तरीके की चीजें यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे क्या है, देखो भाई, ये क्या है, दावत है, ये क्या है, न्योता है। यहाँ पे एकदम बढ़िया फिक्स व्यवस्था है कि एकदम इस कॉर्नर पे नाश्ता है, इस कॉर्नर पे मीठा है, इस कॉर्नर पे खाना है, इस कॉर्नर पे ड्रिंक्स वगैरह हैं। आप यहाँ से घुसे, अब आपको अगर नाश्ता लेना है भाई, नाश्ता चाट फुल्की चाउमीन खाना है, इधर जाओ, आप इधर जाओगे आपको मीठा मिलेगा, इधर जाओ खाना मिलेगा, इधर जाओगे कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। यहाँ पे निश्चित व्यवस्था होने के कारण क्या हुआ कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण मिल रहे हैं। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ लगा होता भंडारा, क्या लगा होता, भंडारा। अब भंडारे में ये इतना बड़ा एरिया है, अब भंडारे में भाई सभी के लिए, वहां पे कोई निश्चित तो है नहीं कि इतने लोगों को ही बुलाया जाएगा। वो तो कहते हैं भंडारा आपका, आते जाओ खाते जाओ, ट्राली, रिक्शा, गाड़ी, साइकिल जो भी है सब रोको, उतरो और खाते जाओ। तो वहां से बात करो, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे होता क्या है भाई, हर दिशा में एक ही चीज मिलेगी, पूड़ी और क्या मिलेगी, कोहड़ा की सब्जी। कोहड़ा जानते हो ना, कद्दू, कोहड़ा की क्या सब्जी, यही मिलती है। तो भाई चार तरफ अगर यहाँ पे भी भगोला लगा, यहाँ भगोला लगा, यहाँ बांटने वाले लगे, यहाँ बांटने वाले लगे, तो सभी जगह एक ही प्रकार का चीज मिलेगा, आइटम मिलेगा। क्यों, वहां पे भाई सभी के लिए खुला हुआ, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, वो सब के लिए एक जैसा ही है। तो आप चाहे जिस दिशा में जाओ, सभी दिशाओं में समान गुण आपको मिलते हैं। अगर हम बात करें एक और छोटे से एग्जाम्पल से, मान लो ये एग्जाम्पल के बाद एक और एग्जाम्पल हम देखें। आप सपोज करो जिस कोचिंग स्कूल में पढ़ते हो, उस कोचिंग स्कूल की बात कर लेते हैं। तो मान लो ये हमारे पास, ये हमारी कोचिंग है। इस कोचिंग में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास भाई 4 क्लासेस थी, 9, 10th, 11th, 12th। अब हमने क्या है भाई, वेल अरेंज करके रखा है। 4 क्लासरूम हमारे पास है, हमने व्यवस्था की है, नाम दिया है पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम। हमने क्या कहा, पहले में 9th बैठेगा, दूसरे में 11th, तीसरे में 10th, चौथे में 12th। इस तरह से हमने एक निश्चित व्यवस्था बनाई हुई है। अब मान लो कोई नया टीचर आया, जब कोचिंग में एंट्री किया, हमने कहा सर आप चले जाइए कहाँ, 10th में पढ़ाएगी। तो 10th में पढ़ाने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा, रूम नंबर 3 में। अगर वो इधर चले गए तो उनको क्या मिल जाएगा, 12th मिल जाएगा। अगर वो इधर चले गए तो उनको क्या मिल जाएगा, 9th मिल जाएगा। अगर वो इधर चले गए तो उनको क्या मिल जाएगा, 11th मिल जाएगा। निश्चित व्यवस्था होने के कारण अलग दिशाओं में जाने पर अलग गुण मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे सपोज करो ये होता खाला जी का घर, क्या होता, खाला जी का घर। जिसका मन है, जहां मन है वहां बैठे, कंधे में हाथ डाले, और दोस्त क्या हो रहा है, और दोस्त क्या हालचाल है, यही चल रहा है। तो वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं। जिसका जहां मन, भाई पैसा दो, आओ बैठो, हमसे मतलब नहीं, फीस जमा करो, तुमको जो करना है करो। सब यहाँ पे एकदम क्या है भाई, खिचड़ी बना के रखे। 9th वाला 10th वाले के साथ दोस्ती बनाया है, 11th वाला 12th वाले के साथ बनाया है, कोई निश्चित व्यवस्था है ही नहीं। तो जब हम भेजेंगे भैया जाओ 11th वाले को पढ़ा के आओ, अब वो टीचर घुस गए, उनको पता ही नहीं चल रहा। उससे पूछा बेटा तुम कौन, 11th, तुम कौन, मैं तो सर 12th हूँ, तुम कौन, सर मैं 10th वाला हूँ। तो ऐसे ही क्या होगा बेटा, वहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि वहां पे कोई निश्चित व्यवस्था थी नहीं, तो सभी दिशाओं में। अब सर को क्या लगेगा, अरे ये सारे ही स्टूडेंट हैं, किसी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उनको पता ही नहीं, किसी का विशेष गुण पता ही नहीं कि भाई ये 11th, ये 12th, ये सबसे पूछने थोड़ी जाएंगे तुम कैसे, तुम कैसे, तुम कौन, नहीं, कोई नहीं पूछेगा, है ना। तो मतलब उनको सब जगह अब क्या दिखेंगे, बच्चे ही दिखेंगे, जिधर दिखेंगे बच्चे। अब उनको पता ही नहीं चल रहा 9th कौन, 12th कौन, स्टूडेंट दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं उनको पता कि कौन कैसा है। तो उनको सभी एक जैसे ही दिखेंगे, सभी एक जैसे ही दिखेंगे। क्यों, क्योंकि निश्चित व्यवस्था नहीं है। यही चीज सपोज करो, मान लो प्रार्थना हो रही है आपके स्कूल में, क्या प्रेयर का टाइम है, सभी बच्चे मैदान में आ गए, या स्पोर्ट्स का पीरियड है, सभी बच्चे मैदान में आ गए। अब सभी बच्चे मैदान में जब आ गए तो वहां पे कौन 9th, कौन 10th, 11th, 12th पता ही नहीं, सब एक साथ खेल रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा, हमको भाई स्टूडेंट दिखेंगे, क्यों, निश्चित व्यवस्था ही नहीं, कोई ऑर्डर है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, सभी दिशाओं में एक जैसे गुण दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जहां पे भी निश्चित व्यवस्था होती है वहां पे गुण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं।
जहां पे अनिश्चित व्यवस्था होती है वहां पे सभी दिशाओं में एक समान गुण ही प्रेक्षित होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था क्या होती है भाई, निश्चित होती है। तो निश्चित व्यवस्था के कारण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है जिस कारण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण ना देखने को मिलकर सभी दिशाओं में एक समान गुण क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसी चीज को। मान लो हमने लिया एक क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय आयनिक ठोस जहां पे निश्चित व्यवस्था है, ये निश्चित व्यवस्था है। आप देखो यहाँ पे अगर तुम इस दिशा में जाओगे सारे के सारे धन आयन मिल रहे हैं, इस दिशा में जाओगे तो सारे के सारे ऋण आयन मिल रहे हैं, इस दिशा में जाओगे पहले धन आयन फिर ऋण आयन मिलेगा, इस दिशा में जाओगे पहले ऋण आयन फिर धन आयन मिलेगा। तो जब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो तो भाई अलग अलग धन आयन के गुण अलग होते हैं, ऋण आयन के गुण अलग होते हैं। तो इसमें सारे के सारे धन आयन है, इसमें सारे के सारे ऋण आयन है, तो इसके गुण और इसके गुण क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिएगा भाई प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे देखो कोई निश्चित व्यवस्था है क्या? अब तुम इधर जा रहे हो तो तुमको प्लस माइनस इधर भी मिल रहा, इधर जा रहे हो प्लस माइनस इधर भी मिल रहा, इधर जा रहे हो प्लस माइनस प्लस इधर भी मिल रहा, इधर जा रहे हो प्लस माइनस इधर भी मिल रहा, इधर भी जा रहे हो प्लस माइनस इधर भी मिल रहा। सभी दिशाओं में सभी आयन मिल रहे हैं। इसमें क्या था, इधर जाने पे प्लस प्लस ही मिला, इधर जाने पे माइनस माइनस ही मिला, दोनों दिशाओं में अलग गुण हो जाएंगे ना। यहाँ पे प्लस प्लस इधर भी मिल रहा, प्लस प्लस माइनस इधर मिल रहा, माइनस प्लस इधर भी मिल रहा, माइनस प्लस इधर भी मिल रहा। तो सभी दिशाओं में एक जैसे आयन ही मिल रहे हैं, सभी दिशाओं में एक जैसी व्यवस्था ही दिख रही है, तो गुण में भी क्या हो जाएगी, समानता हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो विषमदैशिक और समदैशिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें निश्चित व्यवस्था होती है विषमदैशिक होगा, इसमें निश्चित व्यवस्था नहीं होती है समदैशिक होती। चलो अगली बातें करते हैं। अगली बातें क्या हो जाएंगी भाई, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है ये वास्तविक ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वास्तविक ठोस होता है। वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं बेटा, जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम लोग वास्तविकता में यूज करते हैं, भाई वास्तविक ठोस का मतलब क्या, जो वास्तविकता में ठोसों के गुण रखता हो, जो वास्तविकता में ठोसों के गुण, ठोस के गुण क्या है कि वो असंपेट है, जैसे इनको दबा रहे हैं संपेट नहीं हो रहा, इसको मोड़ रहे हैं ये मोड़ नहीं रहा, ये असंपेट है, ये हम कह सकते हैं ठोस है। लेकिन कपड़ा ये दिख रहा है ना ठोस के जैसे, लेकिन अभी इसको हम मोड़े, इसको मोड़े तो क्या मुड़ जाएगी, तार ठोस के जैसे दिख रही ना, इसको हम चाहे जितना चाहे क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो क्या ये वास्तविक ठोस कहलाएगी, नहीं, दिख रही है लेकिन वास्तविकता में है नहीं। लेकिन अगर हम लोहा देखें, प्लास्टिक की बैट से मार दो, प्लास्टिक की बैट मुड़ जाएगा, तुमको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन लोहे के बैट से मार दो तुम मुड़ जाओगे, बैट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो यही अंतर है बेटा कि जो वास्तविक ठोस होते हैं वो वास्तविकता में ठोसों के गुणों का पालन करते हैं, लेकिन जो ये होंगे ये ठोसों के गुणों का पालन नहीं करते, इसलिए इनको हम बोलते हैं आभासी ठोस। जो ठोस जैसा दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, ठोस जैसा दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। इतनी चीजें क्लियर है बेटा सभी को, इतनी चीजें क्लियर है सभी को। चलो अब बात करते हैं, जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो अतिशीतित द्रव भी होते हैं। अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में अपने भार के अंतर्गत बहने का गुण होता है। किसी भी चीज का भार कहाँ कार्य करता है भाई, भार बराबर होता है m × g। तो g नीचे की तरफ वर्क करता है तो भार भी नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो इनमें जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं अपने भार के अंतर्गत बहते रहते हैं। जैसे आप देखोगे किसी भाई घरों में जो सफेद वाले जो कांच लगे होते हैं, कहीं 8-9 साल 10 साल पुराने कांच होंगे, तो अगर आप उनको देखोगे तो क्या होगा भाई, नीचे की तरफ मोटा हो गया होगा और ऊपर की तरफ पतला होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो कांच है वो धीरे 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 करके क्या है अपने भार के अंतर्गत नीचे की ओर बह रहा था, जिससे उसका जो तली थी वो मोटी हो गई और जो ऊपरी सतह है वो क्या हो गई, पतली हो गई। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भार के अंतर्गत बहने की प्रवृत्ति रखते हैं सभी अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, हम क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों में अपने भार के अंतर्गत बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्योंकि इनके पास क्योंकि इनके पास भाई ठोसों के सभी गुण उपस्थित नहीं होते, ठोस के जैसा व्यवहार नहीं होता, आभासी ठोस कहा जाता है। और इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं क्योंकि ये वास्तविकता में ठोस के सारे गुणों को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ने पर या नियमित रूप से टूटते हैं। जब हम क्रिस्टलीय ठोसों को तोड़ते हैं या उन्हें काटते हैं तो उन्हें नियमित रूप से टूटने क्यों, तो क्रिस्टलीय ठोस मान लो ये है, क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित व्यवस्था है कि भाई सारे के सारे, मान लो ये वर्गाकार था, सारे के सारे वर्ग हैं, अगर आप इनको तोड़ोगे तो कहां से टूटेगा भाई, इस पॉइंट से टूटेगा, जहां से भाई यहीं से तो ये जुड़े हैं, क्यों भाई समान रूप से जुड़े हैं, इनके पास भाई
सभी समान प्रकार की सतहें आपस में कांटेक्ट में जब तोड़ोगे तो यहीं से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तोड़ोगे तो यहीं से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब यहीं से ये टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये सतह अलग मिलेगी, ये सतह अलग मिलेगी, लेकिन टूटने पर ये नियमित रूप से टूटेंगे। क्या होंगे, नियमित रूप से। मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसको जब आप कट करोगे तो कट करने पर दो सतहें मिलेंगी। अगर दोनों सतहें चिकनी है तो वो क्रिस्टलीय ठोस होता है, और अगर किसी ठोस को कट करने पर दोनों सतहें निश्चित चिकनी नहीं होती, खुरदुरी होती हैं, तो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, इनको तोड़ने पर या काटने पर ये नियमित रूप से टूटते हैं, ठीक है, अर्थात इनकी सतह चिकनी होती है। और क्योंकि इनमें निश्चित व्यवस्था नहीं होती, भाई कुछ ऐसे है, कुछ दूर ऐसे चला, फिर कुछ दूर ऐसे चल गया, कुछ दूर ऐसे चला, फिर कुछ दूर चलने पर ऐसे हो गया। अब तोड़ोगे तो ये सतह अलग मिलेगी, ये सतह अलग मिलेगी, क्योंकि कोई निश्चित व्यवस्था थी नहीं। इस वजह से यहाँ पे जो सतह होगी वो खुरदुरी हो जाएगी। तो क्रिस्टलीय ठोस को तोड़ेंगे तो यह कैसी होगी, नियमित रूप से टूटते हैं। और जो पदार्थ नियमित रूप से टूटते हैं हम बोलते हैं कि उनमें विदलन गुण है। क्या है, विदलन गुण। विदलन गुण क्या होता है, जब कोई पदार्थ नियमित रूप से टूटता है तो हम बोलते हैं उसमें विदलन गुण पाया जाता है, और जब कोई पदार्थ अनियमित रूप से टूटता है तो वह विदलन गुण नहीं दर्शाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस नियमित रूप से टूटते हैं, इनमें विदलन गुण पाया जाता है, और ये इनमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया बेटा सभी को। चलो इसको जल्दी से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, आभासी ठोस अतिथिशील द्रव कहते हैं। नियमित रूप से टूटते हैं, टूटने पर जो सतहें मिलेंगी चिकनी मिलेंगी। अनियमित रूप से टूटते हैं, टूटने पर जो सतहें मिलेंगी खुरदुरी मिलेंगी। क्लियर हो गया बेटा सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इनके जो शीतलन वक्र होते हैं। शायद आप लोगों को दिखाई, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं, चलो हम इसको डार्क कर देते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो शीतलन वक्र होते हैं, वो शीतलन वक्र बेटा अनियमित होते हैं। क्या होते हैं, अनियमित, या हम कह सकते हैं असतत होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के जो शीतलन वक्र होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, शीतलन वक्र सतत होते हैं। अब इसका मतलब समझिएगा, देखिए इसका मतलब क्या है। देखो यहां पे क्या है भाई, जब हमने इसको टेम्परेचर क्या किया भाई, ये हमारा जो सब्सटेंस है इसको हमने क्या किया, इसको हमने गर्म करना या ठंडा करना शुरू किया। ठीक है, जब हमने इसको ठंडा करना शुरू किया, देखो भाई टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे टाइम के साथ साथ बढ़ेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे देखो, टेम्परेचर हमने क्या किया, कम करना शुरू किया। कम करने का मतलब ठंडा करना, कूलिंग कर, शीतलन वक्र का मतलब हम ठंडा कर रहे हैं। तो जब हम इसको ठंडा कर रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, जब हम इसको ठंडा कर रहे हैं तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये चला। अब इस टेम्परेचर पे जो है भाई, इस टेम्परेचर पे ये जो है आपकी लिक्विड का टेम्परेचर क्या होने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा। और यहाँ पे आने के बाद ये जो है भाई जमना शुरू हो गया। जमना क्या हो गया, जमना प्रारंभ हुआ, जमना प्रारंभ हुआ। इस पॉइंट पे आके भाई ये द्रव थी, द्रव का हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एक टाइम तक आने के बाद ये कम हुई। ठीक है भाई, निश्चित ऐसे ही रही। इसके बाद क्या हुआ, यहां से ये धीरे से अब इसका टेम्परेचर गिरना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब लिक्विड का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ। लिक्विड का टेम्परेचर कम होते होते यहाँ पे आया, और जैसे ही यहाँ पे आया, क्योंकि लिक्विड अपने न्यूनतम टेम्परेचर को गेन कर चुका था, अब इस टेम्परेचर पे लिक्विड के कण आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। ताप कम करने पर गैस के कण जुड़कर द्रव बनाते हैं, और द्रव के कण जुड़कर ठोस बनाते हैं। तो हमने यहाँ गैस को क्या किया था, ठंडा किया, गैस का टेम्परेचर कम किया। तो देखो यहाँ गैस थी, यहाँ पे बना नहीं है, यहाँ पे गैस थी, ध्यान से समझना, यहाँ पे गैस थी। गैस का टेम्परेचर धीरे करते 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 यहाँ आया। यहाँ पे गैस क्या होना शुरू हुई भाई, गैस यहाँ पे संघनित होना शुरू हुई, और संघनित होकर ये द्रव अवस्था में बदली। फिर यहाँ पे जो है द्रव अवस्था यहाँ तक आई भाई, द्रव अवस्था का टेम्परेचर यहाँ तक कम हुआ, यहाँ तक भाई गैस से द्रव बनी। अब द्रव अवस्था यहाँ पे जब कंप्लीटली यहाँ पे द्रव अवस्था में बदल चुकी है, यहाँ पे क्या हो चुकी, द्रव अवस्था बन चुकी है। अब ये द्रव अवस्था जब बन चुकी है तो यहाँ से अब टेम्परेचर इसका द्रव का गिरना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे जो द्रव है वो अपने न्यूनतम ताप को प्राप्त कर चुकी है। अब इसको जो उष्मा दी जाएगी वो जमने में क्या होगी, लगेगी। तब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बेटा ठोस और द्रव दोनों उपस्थित है, ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं। मतलब यहाँ पे जो है ये जमने का कार्यक्रम हो रहा है। तो यहाँ से द्रव जमना शुरू होती है, और इस पॉइंट पे आके कंप्लीट रूप से क्या हो जाती है, जम जाती है। क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से जम जाती है।
अब जब पूर्ण रूप से यहाँ पे जम गई तो अब जमने के लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। अब जो टेम्परेचर दिया जाएगा वो इस ठोस पदार्थ को ठंडा करने में यूज होगा। अब देखो ये फिर से टाइम के साथ साथ देखो टेम्परेचर गिरता चला गया। तो देखो यहाँ से जो शीतलन वक्र है पहले यहाँ आया, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर गिरा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर गिरा। तो ये शीतलन वक्र जो है क्रिस्टलीय ठोसों के वो असतत होते हैं, डिसकंटीन्यूअस होते हैं, वो डिसकंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे शीतलन वक्र, क्योंकि बेटा इनमें जो है भाई गलनांक क्वथनांक इनके कम होते हैं, बहुत ज्यादा होते नहीं, इनमें कोई निश्चित होता नहीं, भाई गर्म करते ही ये क्या होने लगते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इनको जैसे ही टेम्परेचर दोगे इनका टेम्परेचर गिरने लगेगा और टाइम के साथ लगातार गिरता जाएगा। इसमें कोई कॉन्स्टेंट पॉइंट नहीं आएगा। एक बार इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो, हमने क्या कहा। चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे शुरुआत में गैस है, गैस का टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर कम होते 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 गैस यहाँ पे आने के बाद अपने न्यूनतम ताप को प्राप्त कर चुकी। अब इस ताप के बाद गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, गैस का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इस टेम्परेचर पे गैस के कण आपस में जुड़कर संघनित होंगे, संघनित होने के बाद द्रव अवस्था में बदलेंगे। तो ये यहां से यहां तक बेटा, यहां से यहां तक द्रव और गैस दोनों क्या है, उपस्थित है। मतलब जो गैस है वो द्रव अवस्था में बदल रही। इस पॉइंट पे आके पूरी गैस द्रव में क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। अब जब पूरी गैस द्रव में बदल चुकी है तो अब भाई जो उष्मा दी जाएगी वो द्रव में बदलने में नहीं यूज होगी, अब द्रव को ठंडा करने में यूज होगी। तो अब द्रव का टेम्परेचर भी देखो धीरे धीरे गिरते यहां तक आया। अब इस टेम्परेचर के बाद द्रव अवस्था भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब टेम्परेचर इतना कम हो चुका है कि उसके बाद द्रव अवस्था उपस्थित नहीं हो सकती। तो यहां से द्रव क्या होने लगेगा, जमना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे यहां से यहां तक उसको जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो द्रव से ठोस में बदलने में यूज हो रही। देखो द्रव से ठोस में बदलने में यूज हो रही। इस टेम्परेचर पे आके पूरा द्रव ठोस अवस्था में बदल चुका है। अब यहाँ पे जब पूरा ठोस बन गया तो अब जो उष्मा दी जाएगी भाई, क्योंकि पूरा द्रव ठोस में बदल चुका तो अब ठोस अवस्था में बदलने के लिए उष्मा की जरूरत नहीं है। अब जो उष्मा आएगी वो उष्मा इस ठोस को क्या करेगी, ठंडा करेगी। तो अब देखो फिर से टेम्परेचर लगातार क्या होने लगा, गिरने लगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, शुरू में गिरा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर गिरा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर गिरा। तो गैस से द्रव, गैस को ठंडा किया, टेम्परेचर गिरा, फिर द्रव में बदलने लगी, कांस्टेंट हुआ। फिर द्रव जब पूरी तरह से बन गई तो उसका टेम्परेचर गिरा, जब फिर द्रव जमने लगी तो उसका कांस्टेंट हुआ। फिर जब द्रव पूरी तरह से जम के ठोस बन गई फिर लगातार गिरने लगा। तो देखो यहाँ कॉन्टिन्यू नहीं है, पहले गिरा, कांस्टेंट गिरा, कांस्टेंट गिरा, ये असतत है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप ठंडा करोगे लगातार उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र क्या है बेटा, वो सतत होते हैं और क्रिस्टलीय ठोसों के असतत होते हैं। इस पॉइंट पे ताप है, इधर पे क्या है बेटा, ताप है ऊपर की तरफ, और इधर क्या है, टाइम है, टी है। ठीक है, तो ये आपके क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों की बात होती है बेटा, खत्म। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार की। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बेटा। अभी चैप्टर शुरुआत हुआ, पहला चैप्टर, अब पहले चैप्टर से ही शुरुआत हुई, अभी सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, तो बस हाँ बेटा, अब हम ये चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, ढेर सारे इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगी इस चैप्टर को पढ़ने में। तो बस एक काम आपका है कि आप जो है बेटा बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और इतना ही काम है, आप बाकी सारी चीजें भूल जाइए, क्या हो रहा है क्या नहीं, बाकी सारा का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाइए। ठीक है, हाँ, जिनका फर्स्ट डे है उनका स्वागत है। बाकी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते मस्त रहिए, बाय बाय।